हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके सक्सेस पॉइंट 2.0 में, जहां हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज की इस सीरीज़ में हम लुसेंट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम वेद पढ़ेंगे आज, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे यहाँ पर को। आप साथ साथ इन क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिए। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, चलिए आज का ज़्यादा देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेद। जो वेद के संकलन करता है वो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास है। ठीक है, वेद व्यास जी का पूरा नाम है महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास जी। ठीक है, वेद चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। ठीक है, अब ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद नवीन वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, तीसरा मंडल, उसमें सूर्य देवता और गायत्री सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, जो आप लोग सभी ने सुना होगा गायत्री मंत्र। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय। ठीक है, जो ऋग्वेद में अधन्य शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो गाय के लिए हुआ है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250। ठीक है, 250 इंद्र के लिए हुई हैं और 200 अग्नि के लिए, अग्नि देवता के लिए। ठीक है, 250 इंद्र देवता को समर्पित ऋचाओं की रचना की गई है और 200 अग्नि के लिए ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, दोनों में मिलता है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, अथर्वव्यूह। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब ये खिल क्या है? ये खिल है ऋग्वेद के
8वें मंडल में रचित जो ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है, और जो अथर्वव्यूह है ये यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदात्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदात्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, होत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेद कन्या जन्म की निंदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद कन्या जन्म की निंदा करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? रोग निवारण, विवाह, वशीकरण और जादू टोने का जो वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथर्ववेद में किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा को भी पुत्री कहा गया है और समिति को भी पुत्री कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में किसे कहा गया है? सभा और समिति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो वो है हमारा अथर्ववेद। ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है 6। अब पढ़ लेते हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी है। 6 है, तो कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो पहला है हमारा शिक्षा, दूसरा है हमारा कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है हमारा निरुक्त, पांचवा है हमारा छंद और छठा है हमारा ज्योतिष। ठीक है, तो वेदांगों की संख्या है हमारी 6 और उन 6 में से भी पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18 होती है ना पुराणों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18। ठीक है, 18। चलिए ऑप्शन ए सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विष्णु पुराण में किस वंश का जिक्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। ठीक है, विष्णु पुराण में किस वंश का वर्णन है? मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का वर्णन है विष्णु पुराण में। ठीक है, विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है, तो पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम और प्रामाणिक पुराण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चारों वेदों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? अब हमारे 4 वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद है, सामवेद है और चौथा है अथर्ववेद।
ठीक है, अथर्ववेद है। इन चारों को मिला के जो संयुक्त रूप बनेगा इनका वो कहलाएगा संहिता। क्या कहलाएगा? संहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संहिता। ठीक है, चारों वेदों का संयुक्त रूप कहलाता है ऑप्शन ए संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु पुराण से संबंधित वंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त वंश। ठीक है, तो देखिए वायु पुराण से संबंधित वंश कौन सा हो गया हमारा? गुप्त वंश। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी अच्छा ठीक है, मत्स्य पुराण से संबंधित कौन सा वंश है? मत्स्य पुराण से संबंधित वंश है हमारा आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश जो है हमारा मत्स्य पुराण से संबंधित है। और वायु पुराण से संबंधित वंश है गुप्त वंश। और विष्णु पुराण से संबंधित वंश है हमारा मौर्य वंश। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताइए वेदों को किस भाषा में लिखा गया था? तो वेदों की जो सभी वेद जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, चलिए आज की ये सीरीज़ हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए और हम आपके लिए ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।